आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री विषय का लेक्चर आज हम लोग अपने तीसरे और अंतिम पाठ का शुरुआत करेंगे, जिसके पाठ का नाम अम्ल, क्षार और लवण है। आपको एग्ज़ाम में इससे 1-2 नंबर क्वेश्चन बनना 100% रहता है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही है, तो आप लोग इसे अच्छे से वीडियो को देखकर नोट्स बना लेंगे। और इसके पहले हम लोग जो कि इसके पहले हमने 2 वीडियो इसके पार्ट में बनाया था, दूसरा पार्ट था उसमें 2 ही वीडियो हुआ, बहुत ही छोटा पार्ट था। हम लोग उसमें परिवर्तन के बारे में जितने परिवर्तन से थे हमने सारी परिवर्तनों का अध्ययन किया। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, नियंत्रित परिवर्तन, अनियंत्रित, मंद गति, मतलब इन सारी जो भी हमारे कंसेप्ट हैं हमने उनको पढ़ा और अध्ययन किया। आप लोग भी उसको पढ़े होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपने नए पाठ का शुरुआत करेंगे और ये आपका अंतिम पाठ रहेगा। बहुत ही अच्छा पाठ है और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने शुरुआत से अपने पाठ की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अपना। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, ऑक्सीजन के गुणों का सबसे पहले लेवाइसे ने अध्ययन करते हुए उन्होंने देखा कि अधातु क्या है। हमने आपको बताया ही था इसके पहले वीडियो में कि जिसके वाह कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो अधातु होता है। जैसे सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब के सब हमारे अधातु होते हैं। अब इनके ऑक्साइड, अगर हम इन अधातुओं को जल में घोल दें तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं अर्थात अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह सदैव अम्लीय होते हैं। अब इसका पहचान कैसे किया जाता है? तो इसका पहचान करने के लिए कोई भी अधातु ले लीजिए और उसके ऑक्साइड को लेकर उसे जल में घोलिए और जल में घुलने के बाद इसके जली विलयन जो होते हैं, अब इसके सम्मुख अगर हम नीले लिटमस पेपर को ले जाएं तो तुरंत यह उस नीले लिटमस पेपर को तुरंत लाल कर देता है, जिससे पता चलता है कि यह हमारा अम्ल है अर्थात, और वो स्वाद में हमेशा खट्टे महसूस होते हैं। इससे स्पष्ट हुआ लेवाइसे ने उसका नाम रखा कि ये जो अधातु हैं इनके विलयन अम्लीय हैं, अतः ये हमारे विलयन अम्ल कहलाते हैं। धातु जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक हैं, ये बहुत सारी हमारी धातुएं हैं। अब इन धातुओं के ऑक्साइड को अगर ले लिया जाए, मतलब इनके ऑक्साइड को जलीय विलयन बना लिया जाए और इनके सम्मुख भीगा हुआ अगर हम लाल लिटमस पेपर ले जाएं तो यह उस लाल लिटमस पेपर को तुरंत नीला कर देता है। इससे स्पष्ट होता है कि धातुओं का जो ऑक्साइड का विलयन जली है वह क्षारीय गुण रखता है, अर्थात उसमें क्षारकत्व पाया जाता है। तो लेवाइसे के विचारानुसार, लेवाइसे का विचार था कि ऑक्सीजन अम्ल का अनिवार्य अंग है। ऑक्सीजन अम्ल का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन डेवी थे
इन्होंने लेवाइसे की अवधारणा को विखंडित किया और गलत बताया। उन्होंने बताया कि आप ऑक्सीजन का जो अम्लों का अनिवार्य अंग होना आवश्यक नहीं है, इसको उन्होंने गलत किया। और गलत करने के बाद इन्होंने सिद्ध किया कि जो अम्ल का मुख्य गुण होता है वह हमारा होता है हाइड्रोजन। अर्थात डेवी ने इस बात की पुष्टि किया कि किसी भी अम्ल का जो मुख्य अंग होता है वह उसका हाइड्रोजन होता है, और कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति जरूर होती है। तो इस बात को इन्होंने पुष्ट किया। तो डेवी ने अपना विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद आयनन सिद्धांत आया। आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल की, क्षार की और लवण की व्याख्या किया गया। तो आइए सीखते हैं, हम लोग जानते हैं आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल की परिभाषा क्या होगी। तो अम्ल क्या है जिसे हम लोग आयनन सिद्धांत के आधार पर सीख रहे हैं। तो देखिए, अम्ल आर्हेनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार की प्रस्तुत किया। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H धन आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। और अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन आयन प्रस्तुत नहीं करते हैं। अर्थात आर्हेनियस ने इस बात की पुष्टि की कि किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में जब वह विलयन में अपघटित होगा तो वह सदैव जो धनायन बनाएगा वह हाइड्रोजन आयन ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है और उदाहरण के जरिए आपको दिख भी रहा होगा, ये H रहा और Cl है। तो इसमें S पॉजिटिव आयन देखो आपको दिया है, उसके बाद ये Cl नेगेटिव आयन है। तो आपने देखा HCl, जब ये HCl आपका टूटता है तो HCl जल में घुलने के बाद आपको H आयन देता है। यहाँ से H2SO4 है, तो H2SO4 जो दिया है वह H आयन मुक्त करता है और साथ में आपको SO4 आपको बाहर निकालता है। तो H आयन देने का तात्पर्य है कि यहाँ पे HNO3 है, ये भी देखो अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये भी आपका एक अम्ल है। तो ये सब के सब जो भी हमारे अम्ल हैं ये जलीय विलयन जब बनाएंगे अर्थात जब जल में घुलेंगे तो सदैव हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अब इसमें कुछ अम्ल प्रबल होते हैं और कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनके हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से आयनित हो जाए, वह प्रबल अम्ल होते हैं। और जिसके हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से अपघटित नहीं होते, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे आपका जो HCl है, HNO3 है, H2SO4 हैं, ये सब के सब प्रबल अम्ल हैं क्योंकि जलीय विलयन में इनके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। और जैसे आपका एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल जल में आंशिक रूप से मतलब ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, जिसके कारण ये एक दुर्बल अम्ल होता है। तो ये रहा आपका इनके अनुसार परिभाषा। लेकिन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। ये आर्हेनियस का विचार था कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जैसे जल में जब घुला कोई अम्ल तो अपना हाइड्रोजन आयन जब वो मुक्त कर देता है वह हाइड्रोजन आयन उस जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से घूमता नहीं है
आर्हेनियस ने बताया कि वह जल के अणु से संयोग करके तुरंत हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अर्थात हाइड्रोनियम आयन जो आपका होता है वो आपका होता है H3O पॉजिटिव आयन। ये आपका हाइड्रोनियम आयन होता है और ये कहाँ से आता है? जैसे आपने देखा H है, Cl है, जब आप इसे जल में घोलोगे तो जल में घुलने के बाद ये जो HCl है, HCl अपना अम्ल का जो H पॉजिटिव आयन है वो तुरंत दे देगा हाइड्रोजन के अणु को, और ये जैसे अणु देगा तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ से HCl से मुक्त होगा तो तुरंत अपने हाइड्रोजन आयन को H2O को देगा, जिससे H2O पॉजिटिव और लास्ट में आपको Cl आयन मुक्त कर देगा। अतः इससे पश्चात यही आपके हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन है। तो ये भी एक पहचान होता है आर्हेनियस के अनुसार कि कोई भी अम्ल हो वो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन जरूर मुक्त करता है, अर्थात हाइड्रोनियम आयन वो बना लेता है। क्लियर हुआ? तो किसी भी अम्ल का जलीय विलयन में जब उसे जल में घोलोगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाना भी उसके अम्ल का एक पहचान होता है। क्लियर हुआ? तो आप इसे अम्ल की दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अम्लों का पहचान है कि वे सभी जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं। तो ये रहा आपका अम्ल की परिभाषा अब आर्हेनियस के अनुसार। लेकिन आपको ध्यान रहे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा केवल उसी पदार्थों पर लागू होगा जो जल में घुलनशील हों। यदि कोई अम्ल जल में घुलनशील नहीं है तो ध्यान रहे उस पर अम्ल पर आर्हेनियस की परिभाषा नहीं लागू होगा, तो उसे हम लोग ब्रानस्टोरी या लुईस के अनुसार परिभाषित करेंगे। अभी जस्ट हम लोग आगे सीखते हैं। तो आइए अब सीखते हैं हम परिभाषा। एक हमारा अगला टॉपिक है कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है। अम्ल क्या है समझ में आ गया? जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे दे वह अम्ल कहलाता है, या जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बना ले उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अब हम जान लेते हैं किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है। किसी अम्ल की क्षारकता से क्या तात्पर्य है? अम्ल की क्षारकता, जैसा कि आपने देखा कि अम्ल का पहचान होता है वह अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। तो ये अम्ल का पहचान है कि वो हाइड्रोजन आयन देगा। अतः कोई भी अम्ल अपने अंदर से जितने हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है उसे की संख्या को हम लोग उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अतः अम्ल के एक अणु में उपस्थित जो प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है उसकी संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अर्थात कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल से जो उनके प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जिस अम्ल के अणु में एक या दो या तीन विस्थापनी हाइड्रोजन होते हैं उनकी जो क्षारकता होती है वो एक होती है, दो होती है या तीन होती है। जैसे कोई अम्ल एक हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है तो उसकी क्षारकता एक। जैसे कोई अम्ल है दो हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है तो उसकी क्षारकता दो। जैसे आपका HCl है तो HCl हमेशा अपने अंदर से एक हाइड्रोजन मुक्त करता है, इसलिए अम्ल की जो HCl अम्ल की जो क्षारकता होगी वह एक होगी। जैसे HNO3 है तो HNO3 जब H आयन मुक्त होगा तो केवल एक ही H देगा, अतः HNO3 की भी क्षारकता एक है। लेकिन H2SO4 की जो क्षारकता है
वह क्षारकता आपकी 2 होगी, क्योंकि H2 अर्थात जब हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हाइड्रोजन मुक्त करेगा, जिससे उस H2SO4 जो अम्ल है इसकी क्षारकता जो होगी वह आपकी 2 हो जाएगी। अतः अगर एक उसकी क्षारक है तो उसे 1 क्षार की, उसकी क्षारकता 2 है तो उसे द्विक्षार की, उसकी क्षारकता 3 है तो उसे त्रिक्षार की अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है तो यह 1 क्षार की, HNO3 है 1 क्षार की, CH3COOH है ये भी 1 क्षार की है। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। CH3COOH जो कि हमारा एस्टिक अम्ल है, तो एस्टिक अम्ल में जो आपका हाइड्रोजन एक ही मुक्त होगा, इसलिए इसका जो मतलब इसका जो क्षारकता होगा वह भी 1 होगा। जैसे H2CO3 है इसकी क्षारकता 2, H2SO4 है इसकी 2, जैसे H3PO4 है, H3PO4 फास्फोरिल अम्ल है ये आपका, तो इसकी जो क्षारकता होगी वह आपकी क्षारकता इसकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी सॉरी। तो किसी अम्ल की जो क्षारकता होती है, किसी भी अम्ल की, अगर कोई भी अम्ल है तो किसी अम्ल की जो क्षारकता होती है अणुभार और उसके तुल्यांकी भार में निम्नलिखित संबंध को दर्शाता है। अतः आपके सामने परिभाषा सूत्र लिखा दिख रहा होगा कि अम्ल की जो क्षारकता होती है वह अम्ल का अणुभार और अम्ल के तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी अम्ल हो, ध्यान रहे उस अम्ल के पूरा अणुभार निकाल लीजिए और उस अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। उसके अणुभार में उसके तुल्यांकी भार से आप भाग कर दीजिए तो वह उसकी क्षारकता निकल जाएगी। तो ये आपका अम्ल की क्षारकता रहा। तो अम्ल की जो क्षारकता होती है इस बात पर निर्भर करती है कि वह अम्ल अपने अंदर से अर्थात अपने अणु से कितने हाइड्रोजन परमाणु का त्याग कर रही है। तो जितने हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करेगी वही उसकी संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। अम्ल की क्षारकता बराबर फार्मूला होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल का तुल्यांकी भार। क्लियर हुआ? कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है H2SO4 की क्षारकता कितनी है, तो आप हमेशा बताएंगे तो जैसे CH3COOH है एस्टिक अम्ल है, तो एस्टिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? तो एस्टिक अम्ल की क्षारकता होती 1 होती है, क्योंकि एस्टिक अम्ल हमेशा आपका जो देगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एस्टिक अम्ल का फार्मूला है CH3COOH, ये आपका एस्टिक अम्ल है। तो इसकी जो आपका हाइड्रोजन एक ही मुक्त करेगा, इसके कारण इसकी जो क्षारकता होगी वह 1 होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये आपका अम्ल हो गया। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा हुआ, अम्ल की क्षारकता क्या होती है, फार्मूला क्या है, इन सारी बातों को आपने सीखा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्षारक क्या है, अर्थात क्षार की परिभाषा, क्षार किसे कहते हैं, फिर क्षारक क्या है। आर्हेनियस के अनुसार चूँकि किसी भी क्षार का जो पहचान होता है वह होता है उसमें उपस्थित हाइड्रॉक्सी आयन की संख्या। जैसे जब क्षार होते हैं तो किसी भी क्षारी पदार्थों का अगर हम जलीय विलयन ले लें तो उसका जो जलीय विलयन होता है, अगर उसके सम्मुख लाल लिटमस पेपर को ले जाएंगे, वह जो क्षारीय विलयन है तुरंत उस लिटमस पेपर को रंग को चेंज कर दी, अर्थात वह नीले रंग की हो जाएगी। तो क्षारक हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन अर्थात OH आयन मुक्त कर दें, उसे हम लोग कहते हैं क्षारक। अर्थात अगर कोई पदार्थ है, अगर वो विलयन में अपना हाइड्रॉक्सी आयन मुक्त कर दे तो
तो समझ लीजिए हमारा जो पदार्थ होगा वह क्षार हो जाएगा। जैसे आपका रहा NaOH, जैसे आपका रहा NH4OH, NaOH जो कि आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, NH4OH जो कि आपका ये नौशादर है, सॉरी नौशादर नहीं, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है, ये भी आपका क्षार है, क्योंकि इसके अंदर जब ये जलीय विलयन में घुलता है तो अपने अंदर से हाइड्रोक्सी आयन को मुक्त करता है। तो आर्हेनियस का विचार था कि जो हमारे क्षारीय पदार्थ होते हैं वो जल में घुल करके सदैव हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, जबकि अम्ल जो होते हैं वो जल में घुल करके, अर्थात जब वो जल में अपघटित होंगे तो सदैव हाइड्रोजन आयन को अपघटित निकालते हैं, अपने अंदर से प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखा आपने जो क्षार होते हैं जब वो जलीय अर्थात किसी विलयन में घुलेंगे तो वहाँ से जो उसका विस्थापनी समूह होता है वह हाइड्रोक्सिल समूह होता है। अगर हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित हो जाए पदार्थ से, समझ लो वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त वह कोई और ऋणायन नहीं देगा, उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। जैसे आपका NaOH, NH4OH रहा। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जलयोदित हो जाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं आपस में वो क्षार कहलाते हैं। अगर कोई क्षारक पदार्थ जल में घुल जाए तो उसे हम लोग क्षार कहते हैं। ध्यान रहे, क्षार वही होगा जो क्षारक जल में घुल जाए। इसका मतलब हुआ कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जैसे कास्टिक सोडा है, NaOH, कास्टिक पोटास है, KOH, ये सभी के सभी क्षारक होते हैं। ये सब के सब जब जल में घुलेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन भी देते हैं, जिसके कारण ये क्षार तो हैं ही, साथ में हाइड्रोक्सिल आयन भी देते हैं, इसलिए आपके क्षारक भी हैं और जल में घुल जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्षार भी हैं। तो इस तरीके से देखा। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षारक हैं जो जल में नहीं घुलते हैं और घुलने के बाद भी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते, उसे हम क्षार नहीं कहेंगे, बशर्ते वो क्षारक रहेगा, पर हम उसे क्षार नहीं कहेंगे। तो ये आपका रहा क्षार की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वही पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगली वीडियो में हम लोग क्षार की अम्लता क्या होती है उसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे, और किसी क्षार की अम्लता कैसे निर्धारित की जाती है, क्या होती है, इन सारी बातों को अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।